दोस्तों मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको यानी कि पॉलिटिकल के अंतर्गत जो आर्टिकल सीरीज है उसका यह आपको सेकेंड वीडियो है। तो आप लोग अगर पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। इस वीडियो का पर्पज़ क्या है कि आपके जो पॉलिटिकल साइंस में जो एडवांस क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे एडवांस क्वेश्चन आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें न छूटे, इसलिए ऐसे प्रश्नों को लेकर हम आ रहे हैं। और इसके अंतर्गत आपको 100 महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न है उसका विश्लेषण किया जाएगा और आप लोग इसे कॉपी में नोट करते चलेंगे। तो देखिए इसके अंतर्गत यानी कि ये जो पार्ट 2 सीरीज है इसका, ठीक है ना, यानी कि आर्टिकल का, तो इसके अंतर्गत ये दूसरा वीडियो है। इसका जो पहला क्वेश्चन है ध्यान से आप लोग सुनेंगे, क्या कह रहा है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। यह बात किस अनुच्छेद में कही गई? तो यह बात जो है संविधान के अनुच्छेद 53 में कही गई। यानी कि सिंपल वे में समझिए आप सीधे कि भारत में जो कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होते हैं वो आपको राष्ट्रपति होते हैं अनुच्छेद 53 के तहत, लेकिन इनके शक्ति का जो वास्तविक रूप से प्रयोग करते हैं वह आपको प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ से अनुच्छेद 52 है, एक थोड़ा सा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है इसलिए इसको भी जानिए। तो अनुच्छेद 52 के तहत भारत में क्या होंगे कि आपको एक राष्ट्रपति होंगे, यानी कि राष्ट्रपति पद की जो व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 52 के तहत की गई है। लेकिन एक का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। अनुच्छेद 53 के तहत क्या होगा कि राष्ट्रपति जो होते हैं कार्यपालिका की शक्ति का क्या करते हैं, यानी कि प्रयोग जो होते हैं स्वयं करते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं, ठीक है ना। तो एक का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो 2 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग करते हैं या वो अपने कार्यों को करने में असक्षम है, तब ऐसे में क्या होता है कि संसद के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उनको पद से मुक्त किया जा सकता है। तो 2 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए 3 में, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है? तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का क्या है कि आपको प्रावधान किया गया है, लेकिन इसी में से कभी कभी फंसाने के लिए आपको अनुच्छेद 64 भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए अनुच्छेद 64 के तहत क्या है कि उपराष्ट्रपति जो होंगे वो आपको राज्यसभा के क्या होते हैं, मतलब पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज़ को और भी याद रखिएगा कि राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपको कौन होते हैं, तो आपको उपराष्ट्रपति होते हैं अनुच्छेद 64 के तहत। लेकिन भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 63 में। तो 3 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो देखिए तो संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत, ठीक है ना, कि ये जो मंत्रिपरिषद होते हैं वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, ठीक है ना। और इस मंत्रिपरिषद के जो प्रमुख होते हैं वह आपको प्रधानमंत्री होते हैं, जो आपको राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता के लिए होते हैं। तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वह आपको सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद है 5वां प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम का क्या करता है, निर्धारित करता है, ठीक है ना। तो 5 का सही आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 75। तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत क्या है कि आपको ये जो मंत्रिपरिषद होते हैं उसके गठन और उसके संरचना के बारे में क्या की गई है कि संविधान में चर्चा की गई है। फिर यहाँ से एक अनुच्छेद है 356। तो अनुच्छेद 356 के तहत क्या होते हैं कि अगर भारत के किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति वहाँ पर क्या करते हैं कि आपको राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत क्या होते हैं कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होते हैं तो आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है ना। तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 75 के तहत क्या होता है कि मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में जो आधारभूत नियम है उसकी चर्चा की गई। चलिए छठा प्रश्न, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो देखिए भारत के महान न्यायवादी यानी जिसको हम लोग अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, ठीक है ना, इसकी नियुक्ति से संबंधित प्रावधान जो है अनुच्छेद आपको 76 में, किसमें है? अनुच्छेद 76 में, ठीक है ना। और ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं यानी कि भारत के जो महान्यायवादी होते हैं यह भारत सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। तो 6 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 7 में, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच
6 माह की अंतराल अनिवार्यता का क्या करता है कि आपको उल्लेख करता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 85, यानी कि अनुच्छेद 85 के तहत क्या है कि संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह से मतलब अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 85, यानी 7 का सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। और अनुच्छेद 85 के तहत ही क्या है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। चलिए 8वां प्रश्न, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो देखिए लोकसभा को जो भंग किया जाता है, ठीक है ना, राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 85 के तहत। तो यहाँ से कभी कभी प्रश्न ये भी कर लिया जाता है कि क्या राज्यसभा को भी भंग किया जा सकता है? तो राज्यसभा को क्या है कि भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा जो है आपको एक अस्थायी सदन है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा वह आपको ए हो जाएगा अनुच्छेद 85, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं। चलिए 9वां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108, क्योंकि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत क्या है कि मतलब लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है उसे आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि ये जो मतलब संयुक्त बैठक है वह कब बुलाया जाता है? तो जैसे नए सरकार का गठन होगा, ठीक है ना, उसका जो प्रथम अधिवेशन होगा, ठीक है ना, तो उस समय भी आपको क्या होगा कि लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाया जा सकता है, या बजट सत्र में भी बुलाया जा सकता है, या किसी साधारण विधेयक पर मतभेद हो तब राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के अंतर्गत क्या होते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और दोनों सदनों के बीच जो मतभेद होते हैं उसको क्या किया जाता है? समाप्त किया जाता है, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि क्या धन विधेयक पर भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? तो देखिए धन विधेयक पर कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है, साधारण विधेयक होगा उसी पर आपको संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाने का प्रावधान है। तो 9 का सही आंसर आपको बी हो जाएगा। चलिए 30 में, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 108 में। किस में किया गया है? अनुच्छेद 108 में। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के अंतर्गत होती है, ठीक है ना। चलिए 11 नंबर प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो देखिए धन विधेयक की जो परिभाषा है अनुच्छेद आपको 110 में दी गई। तो एक मतलब 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको अनुच्छेद 110 हो जाएगा। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा, देखिए विधेयक कई प्रकार के होते हैं, जैसे साधारण विधेयक हो गया, धन विधेयक हो गया, ठीक है ना। तो यानी कि वित्त से जुड़े हुए विधेयक जो होते हैं उसको धन विधेयक कहा जाता है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी परिकल्पना जो करते हैं वह आपको लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है ना। तो जब संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ठीक है ना, एक चीज़ को याद रखिएगा, तो उस संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं वो आपको लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आपका 11 नंबर प्रश्न का रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? तो अनुच्छेद 110 में। चलिए 12 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? अनुच्छेद 112 29, अनुच्छेद 146 3, अनुच्छेद 148 6 डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सारे अनुच्छेद जो है भारत के संचित कोष से क्या है? संबंधित है, ठीक है ना, जो अलग अलग स्तर के हैं। चलिए 13 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो यह आपको अनुच्छेद 123 देता है, यानी कि अनुच्छेद 123 के तहत भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वह आपको क्या कर सकते हैं कि संसद का सत्र न होने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस अध्यादेश की जो प्रभावी अवधि है वो आपको 6 सप्ताह है, यानी कि 42 दिन के भीतर क्या होगा कि आपको लोकसभा और राज्यसभा की बैठक को बुलाकर जो विधेयक है उसको पारित करवा लेना होगा, अथवा यह जो मतलब अध्यादेश है वह स्वयं निरस्त हो जाएगा। तो कभी कभी प्रश्न कर भी लिया जाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश की जो अवधि होती है वह कितने सप्ताह की होती है? 6 सप्ताह, या इसी को 42 दिन आप कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जो होते हैं वह आपको अध्यादेश जारी करते हैं। तो 13 का सही आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 123। चलिए 14 नंबर प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाया जाने का प्रावधान है? तो यह आपको अनुच्छेद 124 के तहत है। किसके तहत है? अनुच्छेद 124 के तहत, ठीक है ना। चलिए 35, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो देखिए राष्ट्रपति जो होते हैं, ठीक है ना, कानूनी मामलों में
ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय से आपको संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत क्या कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। हाँ, लेकिन ये इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। मतलब राष्ट्रपति को अगर सर्वोच्च न्यायालय कोई परामर्श देता है तो वे इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट आपका प्रश्न किया जा रहा है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है, तो अनुच्छेद 143 के तहत। चलिए 16 नंबर प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो यह आपको अनुच्छेद 137 के तहत क्या है कि ये जो सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको अनुच्छेद 137 यानी कि सी नंबर। चलिए 17 में, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अवधिकर होगी। तो इसकी जो चर्चा की गई है वह आपको किस अनुच्छेद में की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 141। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो विनिश्चित विधि भारत के जो राज्य क्षेत्र है उसके भीतर जो न्यायालय होंगे उस पर वो क्या होगा कि लागू होगा यानी कि अवधिकर होगी। ठीक है ना। तो 37 का रहे 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वह आपको क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 141 यानी कि 17 का सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए 18 में, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। यह आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है 12th में। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13 यानी कि अनुच्छेद 13 में क्या है कि न्यायिक पुनरावलोकन की क्या की गई है कि चर्चा की गई है। तो 38 का सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है ना। 38 बोल रहे हैं, 18 का सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए 19 में, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है, तो यह आपको अनुच्छेद 231 के तहत। तो 19 का सही आंसर जो हो जाएगा यह आपको क्या हो जाएगा, 19 का जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद यानी कि 233 होगा। ठीक है ना। 231 मिस से बोला गया है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग देख लेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 233 के तहत। चलिए 20 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिका द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों को क्या करता है कि आपको प्राथमिकता देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 245। ठीक है ना। यानी कि एक बार और सुनिएगा और प्रश्न को समझिएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों यानी कि जो संवैधानिक प्रावधान है उसकी संघीय संसद या राज्य की जो विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानून है उस पर प्राथमिकता प्रदान करती है, तो अनुच्छेद 245। ठीक है ना। यानी कि जो संघ का जो कानून है, ठीक है ना, वो राज्य के द्वारा बनाए गए कानून पर भी क्या है कि आपको प्राथमिकता मिलेगी उस कानून को अनुच्छेद 245 के तहत। तो चलिए दोस्तों, आज का ये जो क्लास था, ठीक है ना, इस क्लास में हम लोग क्या किए हैं कि 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन का विश्लेषण किए हैं, जो कि आपको क्या है कि आपको आर्टिकल सीरीज के अंतर्गत आने वाले क्वेश्चन थे। ठीक है ना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज़ समझ में आए होंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं से कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके बताएंगे, आपकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबसे सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।